हाय एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2। आधी रिएक्शंस हमने पहले के पार्ट में देखी थी और इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं आधी रिएक्शंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C-O-OH बॉन्ड। तो देखिए, आप जानते हैं हमने इससे पहले COOH का हम क्लीवेज देख रहे थे। ठीक है, पहले हमने H का बॉन्ड तोड़ा, फिर हमने OH का पूरा तोड़ा, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, OH का पूरा हम तोड़ रहे हैं उसको और OH को निकालेंगे और यहाँ पर क्लीवेज होगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन यानी कि एनहाइड्राइड्स का यहाँ पे मतलब है जहाँ से क्या हो जाए, वाटर निकल जाए, माइनस हो जाए वाटर, उसे हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड्स। ठीक है, सो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो हम जानते हैं कि एक अकेला जो है CH3 C डबल बॉन्ड O OH वाटर को नहीं निकाल सकता। तो हम कितने मोल्स लेंगे, यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे। और हमेशा हम यूज़ क्या करते हैं वाटर निकालने के लिए, हम यूज़ करते हैं हमेशा वाटर निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच इज़ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये हमारा हमेशा का ही है, हम हमेशा ही ज़्यादातर जो है हम लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, कौन सा डिहाइड्रेटिंग है, कौन सा डीहेलोजिनेशन है और कौन सा अल्कोहल वाला है, कि अल्कोहलिक KOH से क्या हो रहा है, किससे एडिशन हो रहा है, किससे रिमूवल हो रहा है। ठीक है, ZnCl2 क्या है ना, सब कुछ हमें पता चलना चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये बार बार आएंगी और हमें अपना खुद का जो है लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, सो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है हमने यूज़ किया है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अब हम निकालने हैं वाटर। तो ये HOH हमने निकाल दिया। ठीक है, HOH निकालने के बाद जो चीज़ें बच जाएंगी हम उसे ज्वाइन कर देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब दोनों का जो बॉन्ड होगा इससे हो जाएगा, है ना। ये वाला जो है C डबल बॉन्ड O CH3 से ज्वाइन हो जाएगा। सो इट इज़ एनहाइड्राइड। तो क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बनाया हुआ है, एनहाइड्राइड है, तो इसे हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, आप सोचोगे यहाँ पे तो 4 कार्बन है, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे है। सो एनहाइड्राइड तभी बनेगा जब हमारे पास दो एसिटिक एसिड के 2 मोल्स होंगे और 2 एसिटिक एसिड के मोल से ये वाटर निकाल के बना है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। सो राइट डाउन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 ही इसमें कार्बन होंगे, इसका मतलब है ये एसिटिक एसिड से यहाँ पर क्या हुआ है, वाटर निकला है 2 मोल्स एसिटिक एसिड के और फिर एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास बना हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम देखेंगे फिर से, जैसे हमने पहले किया हुआ था। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी कि हमें बनाना है यहाँ पर एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम हमेशा बनाते हैं एस्टर्स। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमेशा एस्टरिफिकेशन में हम क्या लेते हैं, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल लेंगे और उसका OH जो है OH यानी कि O-H बॉन्ड हमें शो करना होगा। CH3 यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हम वाटर निकाल कर ही निकालेंगे अपना बॉन्ड। ये रहा वाटर हमने निकाल दिया। वाटर निकालने के बाद हमारे पास बन गया है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। तो आप जानते हैं जब भी ये वाला ग्रुप जो है 2 कार्बन चेन के बीच में आ जाए, कार्बन चेन के बीच में COO ग्रुप या फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ग्रुप आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, एस्टर है। सो एस्टर फॉर्मेशन यहाँ हो गया है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमेशा, जो छोटी चेन होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी चेन होगी हमारी साइड चेन, ये रही साइड चेन, और पेरेंट चेन में हमेशा ज़्यादा कार्बन होंगे। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल। और हम एस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एस्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं O8। ठीक है, तो मिथाइल और यहाँ पर क्या है, मेन चेन में है हमारे पास इथ और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन और O8, मिथाइल इथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। और ये बन गया हमारे पास एस्टर। और एस्टर की कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, बिल्कुल फ्रूट लाइक स्मेल आपको अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको फ्रूटी स्मेल आएगी। तो एस्टरिफिकेशन का यही है बेनिफिट कि हमें फ्रूटी स्मेल आ जाएगी, तो हम खुद ही इसमें
हम खुद इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया है, अब एस्टर बन गया है, और एस्टर बन गया है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ने रिएक्शन कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद PCl3, PCl5 और SOCl2। तो ये हमने 100 बार कर चुकी है, तो इसे आप जल्दी देख सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आप जानते हैं कि हम PCl3, PCl5, SOCl2 कब यूज़ करते हैं, अल्कोहल्स के लिए यूज़ करते हैं। और अल्कोहल में कभी भी हमें क्लोरीनेशन कराना हो तो हम क्या कराते हैं, हमेशा ये तीनों रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली SOCl2 और पायरीडीन के प्रेजेंस में करवाते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर चुकी है, 100 बार कर चुकी है ना। तो यहाँ पर आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है, OH ग्रुप है यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है। सो ये सारे रिएक्शंस जो है ये भी दे सकता है। ठीक है, तो PCl3 डाल देते हैं यहाँ पे, PCl3 डालते हैं यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH की जगह कौन आएगा, Cl आ जाएगा। अब जो बच गए हैं उनको हम लिख लेंगे। बचा है हमारे पास एक हाइड्रोजन, बचे 3 Cl, और कौन बच गया हमारे पास, Cl नहीं, यहाँ बच गया हमारे पास P बच गया यहाँ पर। ठीक है, P बच गया है, H बच गया है, O बच गया है, Cl जो है यूज़ हो चुके हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो बनाते हैं जितने हमारे पास PCl3 होते हैं उतने ही हम ये लेते हैं, तो यहाँ पे 3 मोल जो है बन जाते हैं। ठीक है, तो 3 जो Cl इस तरह यूज़ हो जाते हैं। तो बचते हैं हमारे पास 3H और एक ही P बचता है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बच गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 3 ही हमारे पास हाइड्रोजन है, बस P क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 मोल था तो एक ही था, तो H3PO3 बच रहा था। ये हमने पहले भी किया हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl5 के साथ। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, बस थोड़ा सा इसका बाई प्रोडक्ट जो है अलग होगा PCl5 के केस में। ओके, सो PCl5 के केस में भी यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये जो Cl है इस OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ठीक है, RCl है O। अब ये क्या होगा, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट एक P है यहाँ पर। ठीक है, और Cl जो है यहाँ पर बचे कितने हैं, अभी Cl बच गए हमारे पास 3। ठीक है, 3 बच गए हैं, एक हमने यूज़ कर चुका है, 4 वैसे बच गए हैं, मगर उनमें से 3 जो हैं बनाएंगे P और Cl और O मिल करके अपना स्टेबल प्रोडक्ट विच इज़ POCl3। ठीक है, अब एक ही Cl बच गया क्योंकि 4 यूज़ हो चुके हैं, एक Cl बच गया है, एक हाइड्रोजन बच गया, तो वो मिलकर बनाएंगे HCl। तो इसका प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, थोड़ा सा अलग है, POCl3 प्लस HCl बन जाता है। ओके, तो ये बन क्या रहे हैं यहाँ पे, बार बार हम ये बना क्या रहे हैं, ये हमारे पास पहले था कि ये एसिडिक एसिड, अब क्या आ गया, क्लोराइड आ गया, तो ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, एसिड क्लोराइड बन रहा है। एक और देख लेते हैं इसका, अगर हम इसमें डाल दें SOCl2 के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये रहा SOCl2 हमने डाल दिया, हमेशा पायरीडीन की प्रेजेंस में हम डालते हैं इसे, है ना। और SOCl2 को डालते ही यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज़ होगी, मगर बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी अलग होंगे। C डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO जो होगा SO2 के फॉर्म में निकलेगा, गैस के फॉर्म में, और H और Cl HCl बना के। सो हम जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो क्लोरीनेशन कराते हैं SOCl2 के साथ कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास SO2 और HCl होता है, दोनों के दोनों गैसेस होते हैं जो कि इजीली एस्केप आउट हो जाते हैं और हमें बच जाता है, जो मिल जाता है हमें एसिड क्लोराइड या फिर कोई भी क्लोरीनेशन वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाएंगे रिएक्शन विद NH3। तो NH3 यानी कि अमोनिया से हम रिएक्शन कराएंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, हमेशा रिएक्शंस में OH को हमेशा हमें दिखाना चाहिए, और NH3 के केस में हमें क्या दिखाना चाहिए, उसका एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ होगी रिएक्शंस। सो यहाँ पर क्या हो गया, NH2 और एक H हमने शो कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या निकालना है हमें, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, HOH निकालना है, क्योंकि रिएक्शंस जो है इसी के बॉन्ड की क्लीवेज के लिए है, तो यहाँ पर वाटर ही निकलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया RCOO NH2, यानी कि ये बन गया हमारे पास अमाइड, है ना, अमाइड बन गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे हमने 2 कार्बन ले लिए हैं, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा दिया अमोनिया से। तो यहाँ पर हमें निकालना है फिर से वाटर निकालने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास CH3COO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2।
ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमाइड बन गया है ये। अमाइड बनने के बाद यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 कार्बन और 2 कार्बन का अमाइड, यानी कि एसिटामाइड। एसिटामाइड या फिर इथेनामाइड, दोनों ही इसके नाम होंगे। एसिटामाइड या फिर इथेनामाइड भी लिख सकते हैं आप इसका नाम, इथेन अमाइड। ओके, तो दोनों ही इसके नाम होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, यानी अब पूरा ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है पूरा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस में। तब रिएक्शंस कैसे होंगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शन से। तो रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होगा, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट लेगा यहाँ पर। और रिडक्शन में देखेंगे हम रिडक्शन विद HI। तो हम जानते हैं HI जो है अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट में कौन यूज़ करेंगे, HI को यूज़ कर रहे हैं। तो रिडक्शन करवा देंगे हम CH3COOH का, किसके साथ, HI के साथ। HI जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को क्या कर देता है, ये दूसरों को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ये इसका काम है ना। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, आयोडीनेशन में देखा था हमने। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हम HI डाल देंगे, HI के साथ हम लोग क्या डालते हैं यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं, रेड फॉस्फोरस। तो याद रखिएगा, कभी भी रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया तो हमें यहाँ पे क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। हमेशा ये बात याद रखना है आपको, HI एंड रेड फॉस्फोरस आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये दोनों जब भी साथ में आ जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का अपना काम ये लोग करते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, तो अच्छे से रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से रिडक्शन कराने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छे से रिडक्शन कराने के यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे से जाएंगे बाहर, ठीक है। और जब ये अच्छे से जाएंगे बाहर, इसका मतलब क्या बच जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर बच जाएगा CH3C। अब क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन चले गए हैं, तो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, है ना, CH3 बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाएगा, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर बन गया अभी इथेन, इथेन बन चुका है। अब बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाएगा H2O। तो यहाँ पे निकलते हैं बैलेंस करने के बाद 2 H2O। और I जो होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया है, इट इज़ ऑक्सीडाइज करता है खुद को। सो ऑक्सीडाइज करने के बाद I जो होता है I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। I2 में अपना हमेशा प्रोडक्ट बना के बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ बना हमारे पास इथेन, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन हुआ और इथेन बन गया, और वाटर और H2 जो I2 है हमारे पास वो बाहर हो गया, हाँ, इजी था। नेक्स्ट इज रिडक्शन टू एल्कोहल्स। तो हमने रिडक्शन टू एल्कोहल्स, यानी कि हमने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दिया तो हम एल्कोहल्स को बना सकते हैं। जैसे हमने पहले भी किया हुआ है वैसे हम फिर से करेंगे, CH3COH, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज़ करेंगे हमेशा की तरह LiAlH4, है ना, LiAlH4, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं LaH, क्योंकि यहाँ पे लिथियम और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन है, सो LaH भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ऐसे कई जगह LaH भी लिख के आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो वो आपको वहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। CH3COH है, तो CH3COH का रिडक्शन होगा तो हमेशा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स अल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। फर्दर अगर हम इसका रिडक्शन करवा दें LiAlH4 से या फिर LaH से, ठीक है, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, और 2 हाइड्रोजन के प्रोवाइड कराते ही ये क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन को दोनों को एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। तो अब देखिए क्या बन जाता है प्रोडक्ट, CH3, इसके पास एक और आ गया तो ये बन गया CH2, और O के पास भी आ गया H, तो दोनों के पास आ गया तो ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। तो एल्कोहल हमारे पास बन के तैयार, ठीक है। तो हम रिडक्शन करवा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये LiH4 की प्रेजेंस में करना है, और ये क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। पहले बनाएगा अल्डिहाइड, हमेशा अल्डिहाइड पहले बनाएगा, उसके बाद अगर हम फर्दर LiAlH4 डालते हैं तभी ये एल्कोहल बनाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका रिडक्शन टू एल्कोहल।
इसको एक बार देख लेते हैं। अगर बेंजोइक एसिड है तो तब क्या होगा एरोमेटिक के केस में, ये भी आप खुद कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, ऐसे वीडियो पॉज करके खुद कीजिए। LiAlH4 और यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो जाएगा तो हमेशा बन जाएगा अल्डिहाइड यानी कि बेंजोल्डिहाइड। फर्दर रिडक्शन होगा तो ये भी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा यानी कि एक कार्बन को और एक इस ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्कोहल CH2OH यानी कि बेंजाइल अल्कोहल हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। फटाफट इनके नाम लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये बेंजोइक एसिड और ये क्या है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और ये है हमारे पास बेंजाइलिक ग्रुप है यहाँ पे CH2 है ना, तो बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। सो ये भी फिनिश है ना, इजी है ये सब चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से आता है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन जैसे कि आपको समझ में आ रहा, डी यानी कि डिलीट करेंगे हम किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी कि CO2 को, ठीक है। CO2 को अगर रिमूव कर दे या फिर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कहें तो इसे हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में डीकार्बोक्सिलेशन। सो इट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कंपाउंड। इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। तो किसी भी डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जनरल रिएक्शन, ये रहा हमारे पास RCOOH। सपोज इसमें कितने भी कार्बन है, n नंबर ऑफ कार्बन आर देयर। इसके बाद डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट डालेंगे हम इसमें। डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता क्या है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करे। तो होते क्या है, ये सोडा लाइम होता है इसका नाम, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम हम डालते हैं और क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो ये देखिए सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडा लाइम इज NaOH एंड CaO। इन दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। ये दोनों अगर साथ में होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। याद रखिएगा सोडा यहाँ पे सोडियम के लिए था और लाइम यहाँ पे CaO के लिए था, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो सोडा लाइम आपको कभी भी बोला जाए तो सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड दोनों क्या होते हैं, मिला करके सोडा लाइम होते हैं और ये निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये निकल जाएगा, सोचिए ये निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH बच जाएगा यानी कि कोई भी एल्केन बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जिसमें शुरू के मुकाबले एक कार्बन हमेशा कम होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जब भी NaOH होता है साथ में तो सिंपल CO2 के फॉर्म में नहीं निकलता है, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में निकलता है Na2CO3 के फॉर्म में, ठीक है। Na2CO3 के फॉर्म में निकलता है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये दोनों बैलेंस करके वाटर निकल जाता है इसमें बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात भी समझ में आ रही होगी कि अगर हमें कभी भी कार्बन का नंबर कम करना है तब हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के डीकार्बोक्सिलेशन करवा के। समझ में आ गया। सो इसे यूज़ कर लेते हैं एक बार। अगर आप बेंजोइक एसिड के केस में देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेंजोइक एसिड के केस में भी यही बनेगा अगर देखा जाए तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने डाल दिया है सोडा लाइम विच इज़ NaOH प्लस CaO। कभी भी मत भूलना सोडा लाइम को अगर इस तरह से डाल दिया है ना, डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी दे दिया, बेंजोइक एसिड दे दिया या फिर एलिफेटिक दे दिया, तो वहाँ पर क्या होगा NaOH प्लस CaO इस तरह से सिंपली लिखते हैं एरो के ऊपर। तो आपको समझना है यहाँ पर क्या होगा, ये सोडा लाइम है और यहाँ पर इसका काम होगा डीकार्बोक्सिलेशन का, तो यहाँ पे बेंजीन बन के आपका तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, नोट करके एक बात, अगर यहाँ पर से एक कार्बन निकल रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं स्टेप डाउन कन्वर्जन्स में। स्टेप डाउन कन्वर्जन्स आर दोज कन्वर्जन्स जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कम करने हैं तो हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करवा देंगे। और स्टेप अप यानी कि हमें कार्बन का नंबर बढ़ाना है, ठीक है, जिसमें हम बढ़ाएंगे स्टेप अप कन्वर्जन्स और जिसमें कम करेंगे स्टेप डाउन कन्वर्जन्स। समझ में आ गया। तो इतनी सी बात थी। अब आगे चलते हैं। सो कन्वर्जन्स में डायरेक्टली यूज़ करेंगे इसे हम, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बात सेम है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम है ना। तो पहले हमेशा डायग्राम बनाना है, समझ में नहीं आता है तो हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो रहे समझ में आ जाए।
ठीक है। ये रहा हमारे पास इथाइल क्लोराइड, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक कार्बन कम है, CN-1 है, ठीक है। तो कार्बन का नंबर कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यहाँ पे मतलब है कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, स्टेप डाउन कन्वर्जन है। और स्टेप डाउन कन्वर्जन में हम हमेशा यूज़ करते हैं CaO प्लस NaOH यानी कि सोडा लाइम, ताकि हम क्या करा दें, यहाँ पर एक कार्बन कम कर दें। अगर कार्बन कम करने के लिए पहले से होना चाहिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हमारे लिए बहुत ईजी है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे है, अगर हम क्लोरीन को कन्वर्ट कर दें, क्लोरीन से अगर हम इसे अल्कोहल बना दें, और अल्कोहल आप जानते हैं अगर OH ग्रुप आ जाता है और OH का हमने KMnO4 डाल के ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा। और COOH ग्रुप आने के बाद हमें पता है हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो अब यही काम करते हैं, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे इसे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, ताकि इस रिएक्शंस को हम कर सकें। सो एक्वस KOH डालते हैं, याद कीजिए एक्वस NaOH डाल दीजिए या फिर KOH डाल दीजिए, कोई भी डाल सकते हैं हम। और एक्वस KOH और NaOH डालने के बाद K और Cl मिलके बनाते हैं KCl, और CH3 CH2 OH आ जाएंगे साथ में। अब OH आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 से। आपको पता है अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बिना ही ज़्यादा मेहनत किए ये अपने आप ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना के तैयार कर देता है। तो ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद बस हमें अपना सोडा लाइम इसमें डाल देना, सोडा लाइम में NaOH प्लस CaO। मैं 100 बार बता रही हूँ सोडा लाइम, ताकि आप भूले ना कभी भी एग्जाम में। सोडा लाइम सिंपली बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझना है यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और NaOH प्लस CaO डाल रहे हैं, ओके। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली स्टेप में तो हमारे पास आ जाएगा CH3। देखिए एक कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड गया Na2CO3 के साथ, है ना, और वाटर निकाल के बाहर, तो CH4 बच जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, अभी तो ये सिर्फ क्या बना है, मिथाइल ग्रुप आया है, मीथेन आया है, क्लोराइड नहीं आया है। क्लोराइड आने के लिए हम एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीनेशन करा देंगे, Cl2H की प्रेजेंस में, आप जानते हैं। और CH3Cl के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो हमें इससे ये कन्वर्ट करना था, हमने ये बना लिया है, इजी है ना। सो इसे करना कोई भी बात मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ हमें ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं और कहाँ हमें एक्वस KOH डालना है और OH ग्रुप लेके आना है, ठीक है। सब यहाँ पर भी एक सेम है, इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है मीथेनॉल में, ठीक है। ये भी पिछले वाले की तरह ही है, आधा स्टेप इसमें माइनस कर लीजिए, ये पूरा रिएक्शन पिछले वाले की तरह ही है। देखते हैं इसमें कैसे करना है। C2H5OH यानी कि इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है CH3OH में, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, स्टेप डाउन है, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या करवाना है, डीकार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस CaO के साथ करवाना है। तो हम सबसे पहले अल्कोहलिक स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो हमें इससे बस क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, इसको KMnO4 डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा इसका C2H5C। यहाँ पे देखिए CH3COH बना देगा ये। अब ये COH बन गया है, इसमें हम डाल देंगे NaOH प्लस CO, है ना, सोडा लाइम। और यहाँ पर बन जाएगा अब हमारे पास CH4, बन गया CH4, क्योंकि अब जो है Na2CO3 और वाटर जो है बाई प्रोडक्ट बन के बाहर हो गए हैं। सो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कन्वर्जन्स के दौरान, बट नेमिंग में आपको हमेशा बाई प्रोडक्ट लिख के दिखाने चाहिए। CH4 आ गया हमारे पास, इसमें हम क्या करा देंगे, क्लोरीनेशन करवा देंगे, क्योंकि हमेशा हम डायरेक्टली OH नहीं ला सकते, हमें पहले हमेशा क्लोरीनेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्वस KOH हमें डालना है, ठीक है। एक्वस KOH हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पर बन जाएगा CH3OH, जो हमें बनाना था किससे, मीथेनॉल से, इथेनॉल से मीथेनॉल, ओके। तो ये हमने बना दिया है, सिंपली समझ में आया आपको ये स्टेप्स। यहाँ पे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये अपने आप ही बना सकते हैं बिना किसी गाइडलाइंस के, ओके। सो इथाइल अमाइन को अब हमें मिथाइल अमाइन बनाना है, ये भी आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे आपको मिथाइल अमाइन को कन्वर्ट कैसे करना है।
दो चीज़ें अगर आपको पता है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है इथाइलामाइन को मिथाइलामाइन। इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर भी स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन के साथ साथ यहाँ पर भी हमें वही डीकार्बोक्सिलेशन का यूज़ करना है ना। सो इथाइलामाइन इज CH3 CH2 NH2। ओके, तो इसे हमें एक कार्बन वाले अमीन में कन्वर्ट करना है सिंपली। ओके, तो याद कीजिए हमने एक रिएक्शन की थी, ठीक है, हमने ये पहले भी किया हुआ है। जब भी हमारे पास अमाइन आएगा, अमाइन को हमें अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में आप देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास अमीन है तो अमीन में अगर हम डाल दें HONO, ठीक है, अमीन के लिए मैंने बताया था बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये। अमीन में अगर हम HONO डाल दें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, अल्कोहल बन जाता है यहाँ पर C2H5OH। HONO क्या करता है, OH का एडिशन करता है किस में, अमीन में। अमीन अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो HONO डाल के हम उसे क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी बता चुका है, अल्कोहल वाले चैप्टर्स में आप देख सकते हैं। ओके, सो C2H5OH बन गया, बन गया। अब यहाँ पे से कोई स्टेप है जो भी मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। KMnO4 आप डालेंगे, यहाँ पर C2H5 CH3COH बना देंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है निकाल देगा CaO के साथ। ओके, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH4, ठीक है, CH4 बन गया। इसे थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, CH4 बन जाएगा। अब क्या करना है, कोई भी चीज़ करने से पहले क्लोरीनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्लोरीनेशन हम यहाँ पे कर देंगे, क्लोरीनेशन कर दिया HNO के प्रेजेंस में, बना दिया हमने CH3Cl। ओके, अब CH3Cl बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम अमीन कैसे बनाएंगे, है ना। अमीन बनाने के लिए हमने कितने सारे तरीके देखे थे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ठीक है। सो ये भी बहुत इजी है, इसको भी हम कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अमीन बनाने के लिए इसे हमें बनाना पड़ेगा, CH3Cl है ये। CH3Cl में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉफमैन डाल देंगे। हॉफमैन अमोनोलिसिस किया था, यस, हॉफमैन अमोनोलिसिस की हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम अमीन लेके आ जाएंगे। ओके, सो हॉफमैन अमोनोलिसिस के केस में हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, है ना, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया था, अमीन के साथ ही करा दिया था, अमोनिया के साथ करवा दिया था। याद कीजिए, हॉफमैन अमोनोलिसिस किया था हमने, 4 डिग्री अल्कोहल बनाया था हमने, और 4 डिग्री अमोनिया बनाया था, और अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमने बनाया था एक्चुअली। तो ये आप याद कीजिए, हमने पहले भी कर चुका है, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे इसलिए। तो हम यहाँ पे डाल देंगे NH3, तो एक NH हम शो करेंगे, ये रहा H, और ये H जो होगा Cl के साथ निकल जाएगा, HCl बनाएगा, और बच क्या जाएगा CH3 और NH2। हॉफमैन अमोनोलिसिस है ये, 100 बार बता चुका है मैंने ये रिएक्शन, हॉफमैन, ठीक है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस के हिसाब से हम चारों टाइप्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और 4 डिग्री दोनों ही, चारों ही बना सकते हैं। हमारे पास जो अमीन है वो बना सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने 1 डिग्री यहाँ पे बना लिया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है, इथाइल बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। पहले दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाइए। इथाइल यानी कि 2 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का ग्रुप, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है ना। अब आप सोचिए कि ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें 2 कार्बन हटाने हैं, समझ में आ रही मेरी बात, 2 कार्बन हमें यहाँ पे हटाने हैं और क्लोरीन लेके आना है। एक बार तो हमने किया था, मगर 2 बार कैसे करेंगे, है ना। तो ये बात सोच करके हम यहाँ पर क्वेश्चन में रुक जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, ये भी मैंने आपको इसका भी सोल्यूशन पहले ही बता चुका है, तो मुझे भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एल्काइल बेंजीन से हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था अल्काइल बेंजीन का अगर हम डायरेक्टली KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमेशा बेंजोइक एसिड। पर शर्त यहाँ पे ये थी कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शर्त
लागू हो रही है और यहाँ पे हमने बना दिया यहाँ पे बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कार्बन तो ऑलरेडी कम हो गया, अब एक ही तो हमें करना है, वो तो हम इजीली कर सकते हैं। था ये क्वेश्चन मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे डाल देंगे CaO और NaOH, सोडा लाइम। सोडा लाइम डालते ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड छूमंतर हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बच गया। बेंजीन में हमें क्लोरीन डालना है, वो हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लोरीन हम यहाँ पे डाल देंगे कैसे? हेलोजन कैरियर FeCl3 या फिर FeBr3, कोई भी आप डाल सकते हैं। हेलोजन कैरियर हमने डाला और ये हेलोजन यहाँ पे चला गया और ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इजी। सो यहाँ पर बस आपको याद रखना है ये वाला स्टेप, जो KMnO4 हमने ऑक्सीडेशन करा था, कितने भी लंबी कार्बन की चेन हो हमेशा वो क्या बनाता है? बेंजोइक एसिड बनाता है। तो ये जो प्लस पॉइंट हमने सीखा था यहाँ पर काम आ गया है ना। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल बेंजीन को हमने कन्वर्ट करना है इनटू एसिटोफिनोन। सो हम पहले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, CH2CH, अब यहाँ पे बेंजीन, इसे हमें कन्वर्ट करना है एसिटोफिनोन में। एसिटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप? कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, ये होता है एसिटोफिनोन। तो ये बना सकते हैं हम, यस ऑफ कोर्स, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन उतने ही हैं, कार्बन उतने ही हैं, बस यहाँ पर क्या कर दिया है हमने, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लाना है हमें कैसे भी। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर Cl ला सकते हैं तो डबल बॉन्ड O लाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। चलो देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लाने से पहले यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप, कोई ग्रुप लाना पड़ेगा। ठीक है, तो और हम सिंपली ला सकते हैं क्लोरीन ग्रुप को, Cl2H। ठीक है, H जो है, Cl2 ग्रुप जो है, हमेशा कौन से कार्बन पे अटैक करता है? हमेशा वो उस कार्बन पे अटैक करता है जो कि बेंजीन से अटैच हो। तो हम यहाँ पर क्लोरीनेशन करवा देंगे इसका, इस वाले कार्बन में। ठीक है, तभी क्लोरीनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन CH3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Cl ग्रुप। Cl ग्रुप आ गया। अब ये Cl ग्रुप क्या करेगा? Cl ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पर कुछ नहीं, इसे हमें क्या करना है, रिप्लेस करने के लिए हमने यूज़ किया है। बस अब हमें क्या कर देना है, एक स्टेप और, यहाँ पर हम ले आएंगे Cl है। अब Cl का हमें कोई काम है ही नहीं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O चाहिए। डबल बॉन्ड O के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें इसे हटाना होगा। किससे हटाना होगा? यहाँ पर एल्कोहल से। ठीक है, तो एल्कोहल लगा देंगे हम यहाँ पे कैसे, KOH। ठीक है, इसे भी एल्कोहल बना दिया हमने। ये रहा हमारे पास CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। अब एल्कोहल से कीटोन बनाना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर KMnO4। ठीक है, KMnO4 डालते ही ये बन जाएगा हमारा कीटोन। बिना किसी एफर्ट्स के यहाँ पर हमारे पास बन रहा है कीटोन या फिर एसिटोफिनोन बन गया हमारे पास। ठीक है, इजी था। देखिए, हमने क्लोरीनेशन करवाया। क्लोरीनेशन करा के क्या फ़ायदा, जब हमें क्लोरीन की जगह वहाँ पे क्या चाहिए, OH चाहिए। OH ही हमारे पास है जो कि हमें C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप तक लेके जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो 2 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं ऑन ऑक्सीडेशन दे गिव क्या देते हैं, कीटोन्स। ठीक है, तो 2 डिग्री एल्कोहल्स जब भी हमारे पास रहेंगे हम उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे और वो दे देंगे हमारे पास कीटोन ग्रुप। ओके, इजी था। अब हमारे पास है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ RCOOH। तो अब रिएक्शंस में अब हम कैसी रिएक्शंस कराएंगे जिसमें अल्काइल जो ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप RCOH का, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो R ग्रुप इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से प्रिपेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये है हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादातर इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे इंपॉर्टेंटली ही देखना है आपको, हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम इसे सिंपली कहते हैं HVZ रिएक्शन। ओके, हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में होता क्या है, हम इसे एक बार देख लेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के बाद हम यहाँ डाल देते हैं Cl2 और रेड फॉस्फोरस। ठीक है,
रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं हम, यहाँ पे P4 लिख देती हूँ, रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं और Cl2 डाल देते हैं। हम बार बार क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोरीनेशन करते जाते हैं। क्लोरीनेशन यहाँ पर कहाँ होगा, यहाँ पर क्लोरीनेशन COOH पे तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा इस अल्काइल ग्रुप में। अब ध्यान से सोचिए, अब अल्काइल ग्रुप में जब ये क्लोरीनेशन होगा तो ये अल्काइल ग्रुप भी होना चाहिए, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप भी होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप माने अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो है इसकी ज़रूरत है। अगर जिस जिस कार्बन में अल्फा कार्बन है वो ये रिएक्शन आराम से दे सकता है। अल्फा हाइड्रोजन कह लीजिए, अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा उसमें, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है अगर उसमें है तो वो आराम से इस रिएक्शन को दे देगा। क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन अटैक कहाँ करना है, H के साथ करना है, उसने HCl बना के बाहर निकलना है, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रिएक्शन में बस आपको देखना है कि अल्फा कार्बन के साथ साथ क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन भी हो, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। तो करते हैं इस रिएक्शन को। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रिएक्शन को क्लोरीन है, क्लोरीनेशन ही कराना है हमें सिंपल। यहाँ पर देखिए क्लोरीनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये CH2Cl, एक Cl आ जाएगा और एक H और एक Cl मिलके बनाएंगे HCl बाहर। अब बचा हुए को हम ऐसे लिख देंगे, फिर से हम डाल देंगे। हम करते रहेंगे जब तक ये रिएक्शन में H जो है ख़त्म ना हो जाए, इस अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन हम करेंगे। Cl2 और रेड फॉस्फोरस हम डाल देंगे, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और Cl2 की हेल्प से ये रिएक्शन होगी। फिर से यहाँ पर क्या होगा, CH, अब हमारे पास एक H जो है फिर से निकल जाएगा और यहाँ पे CH क्या हो जाएगा, सिर्फ CH हो जाएगा और Cl2COOH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, HCl निकल गया। फिर से हम डालेंगे रेड फॉस्फोरस, Cl2 क्लोरीनेशन करवाएंगे और साथ में रेड फॉस्फोरस भी डालेंगे। तो यहाँ पर अभी एक और हाइड्रोजन बचा है हमारे पास, तो इसे भी निकाल देंगे हम, CCl3COOH, ये बन गया हमारे पास, है ना। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए तो यहाँ पर रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी और ये क्या बना देगा, टेट्रा, क्या दिख रहे हैं ये 3 है यहाँ पर, तो ट्राई होगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का ही एसिड है तो एसिटिक एसिड एसिटिक रहेगा, बस 3 क्लोरीन यहाँ पे एड ऑन हुए, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड इसने बना दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। तो यहाँ पर ये होता है हेल्बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड चलते जा रहा है, बस हमें क्या कराना है, यहाँ पे क्लोरीनेशन कराते जाना है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन एसिड यानी कि जो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अल्फा हाइड्रोजन एसिड अंडरगो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, आप कुछ भी करवा लीजिए, आपकी मर्जी है वो, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गेट अल्फा क्लोरो और ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा क्लोरो या फिर अल्फा ब्रोमो, अगर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आज हमने जो रिएक्शंस देखी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये आज हमने इतना सारा देखा है, ठीक है।